Everyone, in today's video we'll discuss the solution of BZYCT 131, that is animal diversity beta. इसका हम दिसंबर 24 के पेपर का आज solutions डिस्कस करेंगे. So the first question is define the following terms. पहली टर्म है बेटा hermaphrodite. Hermaphrodite उस organism को बोलते हैं जो both male and female gametes produce करे. So if the same organism is capable of producing male and female gamete, that organism is known as hermaphrodite. नेक्स्ट है बेटा सेफेलाइजेशन. सेफेल वर्ड जो होता है ना वो ब्रेन को रेफर करता है. जब हम बात करते हैं सेफेलाइजेशन की, मतलब कि ब्रेन डेवलपमेंट होना, हेड की फॉर्मेशन होना. और ये सिर्फ ब्रेन या हेड की फॉर्मेशन नहीं है, इससे ना बेटा बॉडी एक्सेस भी डिटरमाइन होती है. क्योंकि जो हमारा हेड है या जो हमारा ब्रेन है वो कहाँ होता है, फ्रंट पार्ट में. तो इससे ना हमारी बॉडी की जो एक्सेस है, जो फ्रंट और बैक है, या हम कह सकते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस जो होती है वो भी डिटरमाइन होती है. ठीक है. तो सेफेलाइजेशन रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट एवोल्यूशनरी स्टेप इन एनिमल डेवलपमेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम. तो हेड फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो रहा है. एनहांसिंग एन एनिमल्स एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद एंड नेविगेट विद इट्स एनवायरमेंट. नेक्स्ट टर्म है टॉर्जन. टॉर्जन होता है बेटा ट्विस्टिंग ऑफ द मास ऑफ बॉडी बाय 180 डिग्री. तो ये सर्टेन ऑर्गेनिजम्स में हमें मिलता है. ठीक है. उनके अंदर जब उनकी बॉडी के अंदर का मास 180 डिग्री से 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल से अगर ट्विस्ट कर जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं टॉर्जन. विद रिस्पेक्ट टू हेड एंड फुट, द एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट बिहाइंड द हेड रिजल्ट इन पोजिशन ऑफ गिल्स, मेंटल कैविटी, एनस, नेफ्रिडियोपोर एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी बिहाइंड द हेड व्हेन व्यू डॉर्सली. तो उसमें क्या होता है, अगर ये बॉडी है ना, तो बॉडी का एक पार्ट जो है वो ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगी. तो एक्चुअली जहाँ हेड है, हेड तो यहीं पे था, पीछे देखो यहाँ पे था हेड, इस साइड पे क्या होता है एनस. जब ये ट्विस्ट होगा तो ये किस तरीके से ऐसे बन गया, इधर ही हेड है और इधर ही एनस है. तो इस तरह की ट्विस्टिंग जब बॉडी की होती है बाय 180 डिग्री, उसको हम बोलते हैं टॉर्जन. ठीक है जी. तो इसकी वजह से जो भी गिल्स है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, मेंटल कैविटी, एनस, नेफ्रिडियोपोर एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी बिहाइंड द हेड, और ये भी हेड के पास ही आ रहे हैं एट द इंटीरियर पार्ट. नेक्स्ट टर्म है डायस्टीमा. अ गैप विच इज द टूथलेस रीजन बिटवीन कैनाइन एंड प्रीमोलर टीथ इन सम मैमल्स. कुछ मैमल्स के बीच में बेटा कैनाइन और प्रीमोलर के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टीमा. इन रैबिट्स एंड शीप कैनाइन्स आर एब्सेंट ड्यू टू विच अ वाइड गैप कॉल्ड डायस्टीमा इज प्रेजेंट बिटवीन इंसिजर्स एंड premolars on each side of the jaw. नेक्स्ट ऑसिफिकेशन. ऑसिफिकेशन का मतलब है डिपोजिशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, जैसे कि कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट अराउंड द कोलाजन फाइबर्स. जहाँ पे कोलाजन फाइबर्स होते हैं उसके पास कैल्शियम के सॉल्ट्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ऑसिफिकेशन होने लगी. मतलब वो जो टिश्यू था या वो जो ऑर्गन था वो हार्डन होने लग गया, या हम बोलेंगे ऑसिफाई होने लग गया. नेक्स्ट है बेटा मैच द फॉलोइंग. तो ये बेसिकली हमें लार्वल फॉर्म्स को मैच करना है उनके रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म के साथ. तो इसीलिए आपको हर जो भी आप फाइलम पढ़ रहे हो, ठीक है, लेट्स से आपने कोई फाइलम लिया इकाइनोडर्मेटा, आपको उसके कोई भी एग्जाम्पल्स लर्न करने चाहिए और उनकी जो लार्वल फॉर्म होती है ना वो भी लर्न करनी चाहिए. अदरवाइज एक सिंपल सा हिंट जो हमारा काम आ सकता है, विच इज़ जितना भी बुक के अंदर ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, वेदर इट इज़ मैच द फॉलोइंग, फिलअप्स वगैरह, तो काफ़ी बार इफ वी आर लकी इनफ तो उसी में से आ जाता है. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग. तो हमें 5 दिए हुए हैं, हमें इसमें से 4 में डिफरेंस बिटवीन करना है. फर्स्ट है बेटा फेस्मीडिया एंड एफेस्मीडिया. अब ये जो फास्मीडिया एंड एफेस्मीडिया है, ये जो डिवीजन है वो किस क्लास की है, किस फाइलम की है, निमाटोडा की. सो द फाइलम निमाटोडा इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फेस्मिड्स. नाम से ही पता चल रहा है फेस्मीडिया, एफेस्मीडिया. लेकिन ये फेस्मिड्स हैं क्या, ये फेस्मिड हैं छोटे छोटे बहुत माइन्यूट पेयर सेंसरी ऑर्गन्स विच आर लोकेटेड पोस्टीरियरली टू द एनस, जो एनस के पास लोकेटेड होते हैं. ठीक है जी. अब अगर हम बात करें फेस्मीडिया की, ऑलमोस्ट ऑल आर टेरेस्ट्रियल. ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, निमाटोडा को हमने 2 में डिवाइड करा, तो एक है फेस्मीडिया, दूसरा है एफेस्मीडिया. अगर हम फेस्मीडियल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, टेरेस्ट्रियल है, पैरासाइट्स हैं, फ्री लिविंग स्पीशीज़ हैं जो कि ज़्यादातर सॉइल में मिलते हैं. एम्फिड्स आर सेंसरी एंड पोर लाइक लोकेटेड ऑन द लेटरल लिप्स. इनके पास भी एक सेंसरी ऑर्गन एक होता है जिसको बोलते हैं एम्फिड्स. एम्फिड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, लेटरल लिप्स के पास प्रेजेंट है. फास्मिड्स भी प्रेजेंट है. एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो या तो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं या मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, और एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल एस्कैरिस, एनसाइक्लोस्टोमा, इंटरोबियस, वुचेरेरिया ब्रॉनक्रॉफ्टी, रैप्टिडस. तो बेसिकली ना एक्चुअली आपको ये भी याद रखना चाहिए कि निमाटोडा से ना जितने भी राउंड वर्म्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जितने भी डिजीज कॉजिंग वर्म्स हैं ना, वो सारे किससे बिलोंग करते हैं, फाइलम निमाटोडा से.
ठीक है। उसके बाद है दूसरा एडिनोफोरिया, जिसको हम बोलते हैं एफेस मीडिया, दैट इज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। मोस्ट आर फ्री लिविंग एंड सम आर पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। Free living species include some terrestrial and almost all freshwater and marine nematode. Variously shaped amphids. Amphids क्या थे? इनके sensory cells थे, are located behind lips. Lack phasmid as the name aphasmedia, तो इनके पास phasmids नहीं है. Epidermal cells are uninucleate. वहाँ पे हमने क्या कहा था कि epidermal cells uninucleate भी हो सकते हैं और multi भी. यहाँ पे बेटा uninucleate. Excretory glands present है दोनों के अंदर ही, लेकिन excretory canals present नहीं है यहाँ पे. ठीक है. Example trichinella. ओके जी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ कॉमन. फिश मीडिया में फैसमिड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है. एम्फिड्स प्रेजेंट होते हैं, जनरली पोर शेप होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन डिफरेंट शेप्स होती हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम में फिश मीडिया में लेटरल कैनाल्स भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे लेटरल कैनाल्स प्रेजेंट नहीं है या फिर रिड्यूस्ड है. ये ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं. एफिस मीडिया फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल स्कैरस एंड साइक्लोस्टोमा एंड टोरोबियस, या फिर यहाँ पे ट्राइकेनेला ट्राइकोरस. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया. अपार्ट फ्रॉम द टाइप ऑफ सीलोम फॉर्मेशन बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टर्स इन अर्ली डेवलपमेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 लार्ज ग्रुप. बेटा जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, एक तो हमने सीलोम फॉर्मेशन देखी कि वो सीलोमेट है या ए सीलोमेट है या सूडोसीलोमेट है. ठीक है. सीलोम, लेकिन वो सीलोम फॉर्म कैसे हो रहे हैं उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 में क्लासिफाई हो जाते हैं, दैट इज प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया. Protostomia, that these terms were given to reflect the difference in origin of the embryonic mouth, क्योंकि स्टोमा वर्ड जो होता है वो रेफर करता है माउथ को. तो इन प्रोटोस्टोमिया द ब्लास्टोपोर ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्म्स द माउथ एंड एनस डेवलप्स लेटर. अब यहाँ पे ये याद रखना है, इसमें पहले माउथ फॉर्म होता है और लेटर क्या डेवलप होता है, एनस. और ड्यूटेरोस्टोमिया में ऑपोजिट होता है. द पैटर्न ऑफ क्लीवेज इन द एम्ब्रियो इज स्पाइरल. जब एम्ब्रियो बन रहे हैं, जो सेल डिविजन हो रही है, जैसे सिंगल सेल है, फिर इससे 2 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे एंड सो ऑन. तो जो पैटर्न ऑफ क्लीवेज है वो स्पाइरल है और डिटर्मिनेट है. This means that the plane of cell division are diagonal to the vertical axis of the embryo. मतलब जो सेल डिविजन का प्लेन है ना वो डायगनली सेल डिवाइड हो रही है. Where the smaller cells are centered over the grooves between the larger ones. लार्ज सेल्स बनते हैं, उनके ग्रूव्स में बेटा छोटे सेल्स फिट हो रहे होते हैं. ठीक है. द डेवलपमेंटल फेट ऑफ ईच सेल इन द एम्ब्रियो इज फिक्स्ड. हर सेल का फेट जो है कि हर सेल क्या बनने वाला है वो फिक्स्ड है. ईच सेल इवन इन द 4 सेल स्टेज इफ आइसोलेटेड कैन नॉट डेवलप इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल बट गिव राइज टू अ डिफेक्टिव एम्ब्रियो. लेकिन अगर हम उसको अर्ली स्टेज में अलग करेंगे तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप होगा, एक डिफेक्टिव एम्ब्रियो बनेगा. एग्जाम्पल आगे. तो बेसिकली हमने प्रोटोस्टोमिया के अंदर 2 मेन चीज़ें पढ़ी, ये कि इनका माउथ डेवलप फर्स्ट और एनस डेवलप लेटर. यहाँ पे जो क्लीवेज है वो स्पाइरल है और डिटर्मिनेट है. ठीक है. जो सेल डिविजन हो रही है वो डायगनल हो रही है. एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन, नीमाटोड, मोलास्क, एनालिड एंड arthropods. Next है deuterostomia. The anus forms first from the blastopore and the mouth forms later. यहाँ पे blastopore पहले anus में form होता है और बाद में mouth में. The pattern of cleavage is radial and इनडिटर्मिनेट. वहाँ पे क्लीवेज क्या थी, स्पाइरल और डिटर्मिनेट, यहाँ पे रेडियल और इनडिटर्मिनेट. द क्लीवेज प्लेन्स आर ईदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस. सेल्स आर अलाइंड ऑन टॉप ऑफ द अदर. इन इनडिटर्मिनेट क्लीवेज मीन्स दैट ईच सेल प्रोड्यूस्ड बाय द अर्ली एम्ब्रियो इज सेपरेटेड कैन गिव राइज टू कंप्लीट वेल डेवलप्ड फॉर्म. अब ये इनडिटर्मिनेट है मतलब वो टोटीपोटेंट है. अगर हमने सेल को अलग कर भी दिया तो उसका फेट डिसाइडेड नहीं है. तो फेट डिसाइडेड नहीं है, जो टोटीपोटेंट होते हैं अगर हम उनको अलग करें तो वो दे मे डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल. It is the indeterminate cleavage of the human embryo that forms identical twins. Example में आ गए hemichordates, echinoderms and कॉर्डेट्स. तो हम देख सकते हैं, अगर आप ऑर्डर वाइज आपको फाइलम्स याद हो ना, जैसे कि पॉरीफेरा, फिर आता है निडेरिया, फिर प्लेटीहेल्मिन, नीमाटोडा, अगर आपको ऑर्डर ही याद है तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि प्लेटीहेल्मिन से लेकर आर्थ्रोपोडा तक है प्रोटोस्टोमिया, और उसके बाद वाले जो हायर वाले फाइलम्स हैं दैट इज एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट, वो है ड्यूटेरोस्टोमिया. तो ये कॉलम की फॉर्म में भी बेटा डिफरेंस दिया हुआ है. यहाँ पे जो क्लीवेज है वो स्पाइरल और डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे रेडियल और इनडिटर्मिनेंट है. यहाँ पे ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस द माउथ इन दीज एनिमल्स अराउजेज फ्रॉम द ब्लास्टोपोर और फ्रॉम इट्स एंटीरियर मार्जिन. लेकिन यहाँ पे पहले क्या बनता है, पहले बनता है एनस. सीलोम और बॉडी कैविटी इज फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो सीलोम बन रहा है, सीलोम कैसे बन रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से. लेकिन यहाँ पे आउट पॉकेटिंग या आउट पाउचिंग ऑफ मीजोडर्म से बनता है. ठीक है. सो दीज आर 2 to 3 पॉइंट्स, और इसके अगर अलावा आप एग्जाम्पल्स लर्न कर लोगे दैट इज ऑल्सो इनफ. Again, one more picture, you can take the screenshot. Cleavage थी spiral और determinate, radial और indeterminate. यहाँ पे सीलोम फॉर्मेशन जो है वो शाइजोसीलोस है, दैट इज मीजोडर्म स्प्लिट टू फॉर्म सीलोम. यहाँ पे जो मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म देख रहे हो, धीरे धीरे ये मीजोडर्म जो ऐसे बन रहा है ना बेटा, ये अलग हो जाएगा, ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा.
ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके के सीलोम को हम बोलते हैं शाइजोसीलोम। और एंटेरोसीलोम में यहाँ पे आउट पॉकेटिंग या आउट पाउचिंग देख रहे हैं, आउट पाउचिंग से बनेगा सीलोम, दैट इज एंटेरोसीलोस। माउथ डेवलप फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर, एनस डेवलप फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर। नेक्स्ट डिफरेंस है स्केट्स एंड रेज में। स्केट्स एंड रेज में डिफरेंस करने से पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम पाइसेस की क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो क्लासेस होती हैं, एक होती है ऑस्ट्रिच थाइज और एक होती है कॉन्ड्रिच थाइज। तो क्लास कॉन्ड्रिच थाइज में सब क्लास है इलास्मोब्रांकाई, और उसी सब क्लास के अंदर आ जाते हैं शार्क्स, रेज और स्केट्स। ठीक है, और इसी क्लास के अंदर जो दो आ रहे हैं रेज और स्केट्स, हमें इसके बीच में डिफरेंस देखना है। रेज है बेटा वीवी पैरस, दैट मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वन, और स्केट्स है ओवी पैरस, दे रिलीज देयर एग्स इन हार्ड केसेस कॉल्ड मोमेटपर्स। डॉर्सल फिन प्रेजेंट होता है और प्रोमिनेंट होता है। यहाँ पे डॉर्सल फिन जो है, जो पीछे का फिन होता है, वो रिड्यूस होता है या एब्सेंट होता है। फ्लेशी टेल्स दैट लैक स्पाइन्स हैव थॉर्नी प्रोजेक्शंस ऑन द बैक एंड टेल फॉर प्रोटेक्शन। इनकी जो टेल होती है उस पर स्पाइन्स नहीं होते, लेकिन थॉर्न्स होते हैं बैक पे, टेल पे, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे रेज जो होती हैं उनकी थिन विप लाइक, बहुत एक पतली सी टेल होती है, that have one or more stinging spines which are poisonous. Small teeth present होते हैं, plate-like teeth present that are adapted for crushing prey. नेक्स्ट है बेटा डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया जो होते हैं वो शॉर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के सर्फेस से निकल रहे होते हैं। फ्लैजेला जो होता है एक बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक विप लाइक अपेंडेज भी हम इसको बोलते हैं। तो सीलिया की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर। फ्लैजेला होता है लॉन्ग विप लाइक, दैट इज़ 150 माइक्रोमीटर। इसकी थिकनेस भी ऑब्वियसली वेरी करेगी फ्लैजेला के कंपैरेटिवली। ग्रेटर डायमीटर देन फ्लैजेला, दे आर अराउंड 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर थिक। फ्लैजेला अटैच टू द मार्जिन ऑफ द बैक्टीरिया आर अराउंड 20 to 25 नैनोमीटर, दैट मीन्स 0.02 to 0.25 माइक्रोमीटर। तो ये बहुत पतले होते हैं। सीलिया हमेशा न्यूमरस बहुत सारे होते हैं, लेकिन फ्लैजेला जो होते हैं वो उतने सारे नहीं होते, एक हो सकता है, कुछ हो सकता है, बट दे आर कंपैरेटिवली लेस इन नंबर। डेंसिटी बहुत सारी होती है, मैनी मतलब 100%, लेकिन ये फ्यू ही होते हैं, लेस देन 10। पोजिशन अकर थ्रू आउट द सर्फेस, अगर सीलिया प्रेजेंट है तो वो पूरी बॉडी के ऊपर पूरी बॉडी सर्फेस कवर कर रहा होगा। लेकिन फ्लैजेला जब होते हैं प्रेजेंट एट वन एंड और टू एंड, या तो वो एक ही एंड पे होते हैं या फिर दो एंड से निकल रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन मोर डिफरेंस। बीटिंग सिंक्रोनाइजेशन की अगर हम बात करें, सीलिया बीट इन रिदमिक कोऑर्डिनेटेड मैनर, जिसकी वजह से ना वो ऑर्गेनिज्म इजीली मूव कर सकता है। लेकिन फ्लैजेला की मूवमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। मोशन का टाइप मूवमेंट जो होती है वो रोटेशनल टाइप होती है, लाइक अ मोटर, और यहाँ पे ज़्यादातर बेंडिंग मूवमेंट होती है यूकैरियोट्स में। सीलिया मूव्स लाइक द ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्लैजेला मूव्स इन एन ओ लाइक स्टाइल। एनर्जी प्रोडक्शन, सीलिया यूज़ करता है काइनेसिन विच हैज़ एन एटीपेज एक्टिविटी, जो एटीपी को यूज़ करके एनर्जी रिलीज कर रहा है। फ्लैजेला जो होते हैं वो प्रोटोन मोटिव फोर्स से चलते हैं, मतलब कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रोटोन को यूज़ कर रहा है और एनिमल्स के अंदर एटीपी को। ठीक है जी। नाउ डिफरेंस बिटवीन का लास्ट क्वेश्चन, सेबेशियस और सेंट ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड बेसिकली बेटा होते हैं ऑयल ग्लैंड्स। दे आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल्स, ऑल्दो सम आर फ्री एंड ओपन डायरेक्टली ऑन टू द बॉडी सर्फेस। ये ज़्यादातर हमारे हेयर फॉलिकल से अटैच होते हैं, कुछ फ्री होते हैं और कुछ बॉडी सर्फेस पे ओपन हो रहे होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड हेल्प कीप द स्किन एंड हेयर प्लीएबल एंड ग्लॉसी। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके लेयर करके रखते हैं। मोस्ट मैमल्स हैव सेबेशियस ग्लैंड विच आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर बॉडी, बट इन ह्यूमंस मोर न्यूमरस इन स्कैल्प एंड फेस। ज़्यादा ये कहाँ पे होते हैं? स्कैल्प में और फेस पे। अब अगर हम बात करें सेंट ग्लैंड की, नाम ही पता चल रहा है सेंट या कुछ केमिकल रिलीज हो रहे हैं, इनको बेटा मस्क ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अकर नियर इन ऑन मैमल्स एंड सिक्रीट फेरोमोन्स विच आर केमिकल्स। ये कुछ हमारी बॉडी से सेंट या फेरोमोन्स रिलीज करते हैं जो कि कुछ केमिकल्स होते हैं। लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सेंट ग्लैंड्स वेरी इन डिफरेंट मैमल्स। कहीं किसी ऑर्गेनिज्म में स्पीशीज़ पे किसी पोजिशन में ले, कईयों में फेस पे होगी, कईयों में फीट में, कईयों पे नियर द एनस, कईयों में नियर द गोनाड्स। फेरोमोन्स जो भी केमिकल्स या सेंट्स रिलीज हो रहे हैं आर यूजफुल टू द एनिमल एज अ मीन ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द सेक्सेस ऑफ अ स्पीशीज और मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। फेरोमोन्स जो होते हैं वो टेरिटोरियल डोमिनेंस क्रिएट करने में, कोर्टशिप बिहेवियर के लिए, जब पार्टनर सिलेक्शन होता है, या डोमिनेंस डिटेक्ट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फेदर विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर्स की बात करें, बर्ड्स हैव सेवरल टाइप ऑफ फेदर्स विच सर्व डिफरेंट फंक्शन। तो बेसिकली बहुत अलग अलग टाइप के फेदर्स बर्ड की बॉडी पे प्रेजेंट है, और ऑब्वियसली उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सारी चीज़ें वेरी कर रही है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। अगर हम बात करें फेदर्स की, तो कुछ फेदर्स हैं काउंटर फेदर, सेमी प्लूम, फाइलो प्लूम, डाउन फेदर, ब्रिसल फेदर। आप में से जो BZYCT 133 कर रहे हैं, दे मे कम अक्रॉस कि ये सेम क्वेश्चन हमारा इसमें भी आता है और उस सब्जेक्ट में भी आता है।
ठीक है। तो ये बर्ड से रिलेटेड जितने भी सिस्टम है, चाहे वो फेदर हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो, एयर सैक्स हो, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये धीरे धीरे करके हमें हर पेपर में बर्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। Counter feather, which is present in all birds and impart them with a streamlined body. The counter feather that extend beyond the body and are used for flight. इनको हम फ्लाइट फेदर्स भी बोलते हैं। उसके अलावा सेमी प्लूम, फाइलो प्लूम, डाउन फेदर, ब्रिसल फेदर, ये फेदर्स जो है वो हर बर्ड में सारे नहीं होते, किसी में कोई ज़्यादा होता है, किसी में कोई टाइप ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ द बॉडी। अगर हम बात करें इनके डिस्क्रिप्शन की, काउंटर फेदर्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फेदर्स हैं जो पूरी बॉडी को, विंग को, टेल को कवर करते हैं और ये बेसिकली फ्लाइट में हेल्प कर रहे हैं। फ्लाइट फेदर्स आर अ टाइप ऑफ काउंटर फेदर दैट आर स्पेसिफिकली लोकेटेड और विंग्स एंड टेल्स, लार्ज होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और बॉडी को लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो काउंटर फेदर। डाउन फेदर्स, दीज आर स्मॉल फ्लफी फेदर्स लोकेटेड बिनेथ द काउंटर। काउंटर फेदर के नीचे छोटे छोटे से जो फेदर्स होते हैं वो हैं डाउन फेदर्स। ये बॉडी को इंसुलेट करने में, टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। सेमी प्लूम्स, दे आर मिक्स बिटवीन काउंटर एंड डाउन फेदर्स एंड प्रोवाइड इंसुलेशन एंड गिविंग शेप टू द बॉडी। फाइलोप्लूम्स, हेयर लाइक फेदर्स होते हैं विद फ्यू बार्ब्स। अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, ये रे फाइलोप्लूम्स, हेयर लाइक है और छोटे छोटे बार्ब्स प्रेजेंट है। With few barbs at the end, they are believed to function as sensory feathers, helping birds adjust their other feathers. Bristle feathers, these are the simplest feathers with a stiff shaft and few or no barbs. तो हम बात कर रहे थे एक यस ब्रिसल की। तो ये स्ट्रेट होते हैं और इनमें थोड़े थोड़े बार्ब्स होते हैं, कभी कभी बिल्कुल भी बार्ब्स प्रेजेंट नहीं होते। दे आर फाउंड अराउंड द आइज एंड माउथ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। ईच टाइप ऑफ फेदर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बर्ड सर्वाइवल। उनको फ्लाइट से लेकर प्रोटेक्शन से लेकर वॉर्म तक हर चीज़ में हेल्प करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फेदर की, द वेरियस बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ बर्ड फॉर्म अ बेस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ फेदर्स। अब बेटा जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वहाँ से ये फेदर्स अटैच होते हैं, कवरिंग द स्किन ऑफ फोरलिम्स बोन्स एंड एज अ फॉर्म्स द विंग स्ट्रक्चर। और बोन्स के साथ मिलके ये फेदर्स और बोन्स मिलके ही क्या बना रहे होते हैं, विंग। द फ्लाइट फेदर ऑफ द विंग आर कॉल्ड रेमाइजेस एंड इंक्लूड, जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं विंग के उन्हें हम बोलते हैं रेमाइजेस। और उसके अंदर 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्राइमरीज विच आर अटैच टू द वेरियस बोन्स ऑफ द हैंड, रिस्ट एंड फिंगर्स। सेकेंडरीज या क्यूबिटल्स विच आर अटैच टू द अल्ना। और ह्यूमरल्स या टर्जरीज विच आर सपोर्टेड बाय द ह्यूमरस बोन्स। तो ये देखो, बोन्स ऑफ हैंड, रिस्ट और फिंगर्स के साथ जो अटैच है वो है प्राइमरी फेदर्स। फिर अल्ना, जैसे हमें हमारी आर्म फोरलिम का पता है ना, रेडियस अल्ना ऐसे होते हैं, तो अल्ना के साथ जो अटैच है उन्हें क्यूबिटल्स या सेकेंडरी फेदर्स बोलेंगे। और जो ह्यूमरस बोन के साथ अटैच है उनको ह्यूमरल्स या टर्जरी फेदर्स बोलेंगे। काउंटर फेदर्स ऑफ द टेल्स आर नोन एज रिट्रेसेस। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो तो आप डायग्राम में देख सकते हो जो टेल के पास काउंटर फेदर प्रेजेंट है उनको क्या नाम दिया, रेक्ट्राइसिस। जो टर्जरी फेदर थे वो टर्जरीज, फिर बीच वाले आ गए सेकेंडरीज, फिर सबसे पहले वाले आ गए प्राइमरीज। ठीक है। सो दीज आर द फ्लाइट फेदर्स जिनको हम नॉर्मली क्या बोल रहे हैं, रिमाइजेस। ठीक है। यहाँ पे आपको बोन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये इनकी ह्यूमरस है, यहाँ रेडियस है, यहाँ पे अल्ना है। ओके। तो ये बोन्स के साथ, ह्यूमरस के साथ जो अटैच होंगे उनको बोलेंगे ह्यूमरल्स। फिर अल्ना के साथ जो अटैच होंगे उनको बोलेंगे सेकेंडरीज। और जो बाकी बोन्स के साथ जैसे मेटाकार्पस या फैलेंक्स, बाकी सब के साथ जो अटैच है उनको नाम दे दिया प्राइमरीज। देखो बेटा यहाँ पे मार्क्ड है, एक सेकेंड, लेट मी इरेज समथिंग। यस, अगर आप यहाँ पे देखो, इधर से इधर तक ये है प्राइमरीज, फिर ये हैं सेकेंडरीज, और फिर लास्ट में आ गए टर्जरीज या टर्जरल या ह्यूमरल्स। और जो शोल्डर की साइड आ गई वो हमारी हो गई इनकी शोल्डर ब्लेड, ब्लेड ऑफ स्कैपुला। ओके जी। नेक्स्ट है, हाउ डू रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स हेल्प देम टू मीट हाई एनर्जी नीड्स। अब आपने बर्ड्स के फेदर और विंग्स के बारे में पढ़ लिया। इससे पहले हम बर्ड्स की बोन्स के बारे में भी आई गेस पढ़ चुके हैं कि बोन्स ऐसे क्यों होती हैं, कि वो किस तरीके से बर्ड को हेल्प करती है फ्लाई करने में। अब यहाँ पे बात आ रही है बर्ड के सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम उन्हें कैसे हेल्प करते हैं फ्लाई करने में और हाई एनर्जी डिमांड को पूरा करने में। जनरल प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन बर्ड्स इज क्वाइट सिमिलर टू मैमल्स। मतलब कि बर्ड्स का भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मैमल की तरह है। जैसे हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं करता ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, हाई एनर्जी नीड जो है वो हम पूरी कर सकें। उसी तरह बर्ड्स में भी हो रहा है। हार्ट लार्ज है, 4 चैम्बर्ड है, स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकल वॉल्स है। हार्ट इज कम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। इसकी वजह से ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन डिप्लीटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्सिंग नहीं हो रही। ठीक है। तो कंप्लीट सेपरेशन होती है। सिमिलर टू मैमल देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ऑफ बर्ड इज वेरी एफिशिएंट जैसे मैमल्स में होती है। द हार्ट बीट इज एक्सट्रीमली रैपिड। यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा हार्ट रेट उतना कम होगा। तो जिस ऑर्गेनिज्म का, जिस बर्ड का बॉडी वेट कम है उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बेटा इस चीज़ के लिए. फॉर एग्जाम्पल एट रेस्ट द टर्की हैज़ अ हार्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 93 बीट्स पर मिनट, वेयर एज अ चिकन विच इज़ अ स्मॉल बर्ड हैज़ अ हार्ट रेट 250 बीट्स पर मिनट. ठीक है, द ब्लड ऑफ बर्ड्स हैव हाई ग्लूकोज लेवल. हाई ग्लूकोज लेवल रहेगा तो ऑब्वियसली उनको हाई एनर्जी मिलेगी विच इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस द लेवल प्रेजेंट इन मैमल्स. आरबीसीज ऑफ बर्ड्स जो होते हैं वो भी स्ट्रक्चर में थोड़े से डिफरेंट होते हैं, स्लाइटली लार्जर होते हैं, ओवल होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ द ब्लड, वेंट्रल व्यू ऑफ एवियन हार्ट. और अब आप इस स्ट्रक्चर को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि एक मेमेलियन हार्ट से कितना ज़्यादा क्लोज रिजेंबल कर रहा है. ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड इज वन ऑफ द मेजर सिस्टम ऑफ द बॉडी. इट हैज़ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट इंक्लूड प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू द लंग्स, रिमूवल CO2, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ हीट मतलब कि थर्मोरेगुलेशन करना, प्लस वोकल कम्युनिकेशन में हेल्प करना. द बर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स वन एंड डिफर्स रेडिकली फ्रॉम दैट ऑफ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम मैमल से और रेप्टाइल से डिफरेंट है क्योंकि ये अडेप्ट कर रहा है इनको फ्लाइट की रिक्वायरमेंट के लिए. इट इज़ प्रोपोर्शनली लार्जर एंड मच मोर एफिशिएंट देन एनी अदर एनिमल ग्रुप. फ्लाइट इज मोर डिमांडिंग एक्टिविटी देन वॉकिंग एंड रनिंग, तो इसीलिए इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उस हिसाब से डिजाइंड है. द स्ट्रक्चर ऑफ एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर वर्टिब्रेट. बर्ड्स हैव रिलेटिवली स्मॉल लंग्स. इनकी लंग्स स्मॉल होती हैं लेकिन इनके पास 9 एयर सैक्स होते हैं. ठीक है, 9 पेयर एयर सैक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, विच आर कनेक्टेड विद द लंग्स एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एयर सैक्स जो है वो परमिट करते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर थ्रू द लंग्स. यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मतलब है कि ऑक्सीजन जो है, एयर जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी. एयर मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन थ्रू द बर्ड्स लंग्स एंड सो दैट एयर इज लार्जली fresh, having a high oxygen content. As a result, more oxygen is available to the lungs of a bird for its diffusion and blood. तो ये इसी तरीके से उसकी हाई एनर्जी में, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इवेंचुअली एनर्जी भी ज़्यादा होगी. इन बर्ड्स ऑल द एयर sac extend into bones, so replace a large amount of bone marrow which makes these bones pneumatic. अब हमें पता है कि जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं. ठीक है, एयर फिल्ड होती हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे एयर सैक्स है, जो हमने कहा 9 एयर सैक्स है, वो बोन के साथ कनेक्टेड है. वो बोन मैरो को रिप्लेस करके वहाँ पे एयर को फिल कर रहे हैं और इसीलिए वो न्यूमेटिक बोन्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से बोन्स लाइट हैं, बॉडी वेट को रिड्यूस करती हैं और फ्लाइट में हेल्पफुल होती हैं. द एयर सैक्स act like bellows and are inflated and deflated by flight muscles with each stroke of the wing. ठीक है जी, सो दिस वॉज अबाउट द कि हाउ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन एवरी अदर पेपर, सो रिपीटेड है, प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ है. यू कैन, आई विल पुट द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लिस्ट द यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा. फिर उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन बतानी है और हर क्लास के हमें थोड़े बहुत फीचर्स लिखने हैं. इकाइनोडर्मेटा जो है वो मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं. इन्वर्टिब्रेट्स हैं ये तो पता है, मरीन है. इकाइनो वर्ड ही स्पाइनी से आया है, ये स्पाइनी स्किन्ड है. स्पाइनी स्किन होती है, 5 साइडेड होते हैं, पेंटामरस होते हैं, तो इसलिए रेडियली सिमेट्रिक है, 5 साइडेड रेडियली सिमेट्रिक. वाटर वास्कुलर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इकाइनोडर्मेटा का. ट्यूब फीट प्रेजेंट होता है. इनको हम 5 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं. Asterodia, that is sea star, Ophiurodia, brittle stars, Echinodia, sea urchins or sea dollars, Holothurodia, sea cucumbers, and Crinodia, that is sea lilies and feather stars. तो क्लासिफिकेशन के फीचर्स, क्लासेस के फीचर्स पढ़ने से पहले इकाइनोडर्मेटा के डिस्टिंक्टिव, अब बेटा डिस्टिंक्टिव फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब वो फीचर जो मेनली हमें इसी फाइलम में मिल रहे हैं. सो डोंट गो फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, क्योंकि हमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो इसी क्लास के हैं वो मेनली उन पे फोकस करना है. वाटर वास्कुलर सिस्टम is a main feature of Echinodermata. The unique system of canal and tube feet is crucial for locomotion, feeding and gases exchange. Spiny skin है, बॉडी की जो आउटर स्किन है वो कवर्ड है स्पाइन से या बम से, जो इन्हें प्रोटेक्शन देती है. प्लस रेडियल सिमेट्री है, क्योंकि ज़्यादातर जो फाइलम्स होते हैं ना, चाहे प्लेटिहेल्मिन देख लो, नीमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, ये सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. सो एक बार इस चेन में बहुत कम ऐसे फाइलम्स है या ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें रेडियली सिमेट्रिकल मिलने वाले हैं, तो उसमें से Echinodermata रेडियली सिमेट्रिकल है, यूजुअली विद 5 पार्ट, दैट इज पेंटारेडियल ऑर्गेनाइजेशन. एंडोस्केलेटन जो है वो कैल्केरियस ऑसिकल से बना होता है, प्लेट से बना होता है. रीजनरेशन, मेनी काइनोडर्म्स हैव रिमार्केबल रीजनरेटिव एबिलिटीज केपेबल ऑफ रीग्रोइंग लॉस्ट आर्म्स या इवन एंटायर बॉडीज. ठीक है, क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो बेटा यहाँ पे 5 क्लासेस के नाम हैं और उनके फीचर्स. फ्लैट होते हैं, स्टारशिप, तभी तो सी स्टार्स है, स्टारशिप बॉडी है विद मल्टीपल आर्म रेडिएटेड फ्रॉम द सेंटर, एक सेंट्रल डिस्क है और उसी से मल्टीपल आर्म्स निकल रही है. ट्यूब फीट विद सकर्स फॉर लोकोमोशन एंड फीडिंग, एग्जाम्पल्स याद कर लेना.
नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड क्लास की, यूफोरिडिया की, लॉन्ग है, स्लेंडर है, फ्लेक्सिबल आर्म्स है, आर्म्स आर इजीली ब्रोकन ऑफ, ऑटोटोमी रीजनरेट हो जाते हैं बाद में, ट्यूब फीट में सकर्स नहीं होते, यहाँ पे ट्यूब फीट में सकर्स होते हैं। और एग्जांपल्स फिर बात करते हैं सी अर्किन्स या सैंड डॉलर्स की, ये ग्लोब्यूलर होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, डिस्क शेप होते हैं, और इनके बाहर एक शेल भी प्रेजेंट होती है, इनके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट है प्रोटेक्शन के लिए। माउथ जो होता है वो ओरल सर्फेस अंडर साइड पे होता है, एनस जो होता है वो एबोरल सर्फेस पे होता है। होलोथेरियोडिया, सी ककम्बर्स इलोंगेटेड है, ककम्बर शेप्ड है, लेदरी स्किन है, आर्म्स नहीं होती लेकिन माउथ के आसपास टेंटिकल्स होती हैं, ट्यूब फीड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्रेनोडिया, फेदर लाइक आर्म्स होती हैं, रेडिएटिंग फ्रॉम अ कप शेप बॉडी, सिसाइल होते हैं मतलब कि अटैच होते हैं एक सबस्ट्रेटम के साथ। बाकी जो सारे हैं वो मोबाइल है, मतलब कि वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिस्कस द अडेप्टेशन ऑफ एमनियोट्स फॉर लिविंग अ सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। अब एमनियोट्स जो होते हैं, एमनियोट्स के अंदर बेटा सारे आ जाते हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इससे पहले क्या थे, इससे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन मैमल्स की पढ़ते हैं, फिशेस आते हैं, उसके बाद आते हैं एम्फीबियंस। तो फिर ऐसी क्या मॉडिफिकेशन आई कि ये जो तीन ग्रुप्स है, ये जो तीन क्लासेस हैं, वो टेरेस्ट्रियल मोड के लिए कैसे, पानी को छोड़ के ये कैसे, इनमें क्या चेंजेस आए, क्या अडेप्टेशन आई कि ये सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल मोड पे लाइन पे सर्वाइव कर रही है। ठीक है। So amniotes, including reptile, birds, and mammals, have evolved several key adaptations to thrive on land, primarily through the amniotic egg and associative structures. सबसे पहली बात एग के बाहर की जो लेयर्स हैं वो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इनको चेंजिंग एनवायरनमेंट, एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल में अडाप्ट करने के लिए। दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमनियोट, इट इज द सेल्फ कंटेन्ड एक्वेटिक एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, अलोइंग फॉर रिप्रोडक्शन अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज। जैसे कि चार हमने जहाँ पे जेनेसिस पढ़ा था उसमें भी हमने लेयर्स पढ़ी थी कि एग के बाहर कौन सी होती हैं, एमनियोन, yolk sac, एलाउंटियोस और कोरियोन। तो a membrane that encloses the embryo in a fluid filled sac providing a protective aquatic environment। एक सेकेंड। फिर नेक्स्ट लेयर हमारे पास है योक सैक जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, एलांटियोस जो रिमूव करती है वेस्ट को या स्टोर करती है वेस्ट को प्लस गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है, कोरियोन अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स ऑल द अदर मेम्ब्रेन्स एंड प्ले क्रूशियल रोल इन गैसेस एक्सचेंज। उसके अलावा कई ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्ड और लेदरी शेल प्रेजेंट होती है एक के बाहर जो कि प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, मतलब वाटर लॉस से, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती है। ठीक है। उस तो ये तो हो गया एग का फीचर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे जाके मैंने इसके और भी नोट्स लगाए हैं तो आप उनका स्क्रीनशॉट लेके एग वाले पॉइंट को प्लीज़ डिटेल में कर लेना। ओके। नेक्स्ट है वाटर प्रूफ स्किन। एमनियोट्स हैव इवॉल्व्ड स्किन कवर्ड विद स्केल्स, फेदर्स, फर्स जो कि वाटर लॉस को रोकते हैं, कम करते हैं थ्रू इवापोरेशन। जैसे कि रेप्टाइल्स पोजेस स्केल्स ऑफ केराटिन, अ प्रोटीन दैट प्रोवाइड्स अ वाटर प्रूफ बैरियर। बर्ड्स के पास फेदर्स हैं केराटिन के जो उन्हें इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैमल्स की स्किन पे भी हेयर्स होते हैं या फर्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो सारे उन्हें वाटर प्रूफ मतलब वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं। एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ऑब्वियसली अगर पानी में नहीं है तो गिल्स की जगह क्या डेवलप होना चाहिए, लंग्स होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है एयर से ऑक्सीजन अट्रैक्ट करने में। रेप्टाइल्स हैव वेल डेवलप्ड लंग्स एंड ऑफन पोजेस रिब्स दैट एक्सपैंड द चेस्ट कैविटी फॉर ब्रीदिंग। बर्ड्स हैव अ लंग स्ट्रक्चर एंड एयर सैक सिस्टम, ये भी हमने देखा था, जो कि अलाउ करते हैं इन्हें अच्छे से फ्लाई करने में। मैमल्स के पास भी लंग्स होते हैं जिनका लार्ज सरफेस एरिया होता है ड्यू टू एल्वियोलाई जो गैसेस एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग लिम्स एंड स्केलेटल सिस्टम। Amniotes have evolved strong limbs and a skeletal system that support their weight on land and allow for efficient locomotion। जैसे कि रेप्टाइल्स के पास भी लिम्स हैं जो अडेप्टेड है लोकोमोशन के लिए, वॉकिंग रनिंग के लिए। बर्ड्स के विंग्स जो हैं वो मॉडिफाइड है, लेग स्ट्रॉन्ग है। मैमल्स के पास भी लोकोमोशन के लिए जो हिंड लिम्स और फोर लिम्स है वो मॉडिफाइड है। Internal fertilization. Amniotes typically reproduce through internal fertilization, which eliminate the need for water to transport sperm to egg। तो external fertilization में हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए sperm to egg ट्रांसफर का, लेकिन यहाँ पे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं। Excretory system. Amniotes have evolved kidneys that are efficient at conserving वाटर। तो रेप्टाइल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ यूरिन टू मिनिमाइज वाटर लॉस। मैमल्स के पास भी किडनी है जो कि यूरिन को
बार बार रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करती है ताकि बहुत डाइल्यूट यूरिन ना रिलीज हो, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रिलीज हो, प्लस बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन रहे. किडनीज दैट कैन प्रोड्यूस यूरिन दैट इज मोर और लेस कॉन्सेंट्रेटेड डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रेशन स्टेटस, कि हमारी बॉडी में पानी कितना है. Enhanced sensory system. Amniotes have developed keen senses including sight, smell, hearing, जो कि उन्हें फूड को, मेट को और प्रेडेटर्स से बचाने के लिए हेल्प करते हैं. थर्मोरेगुलेशन मतलब कि टेम्परेचर मेंटेन करना. बर्ड्स और मैमल्स के बाद पास मैकेनिज्म्स हैं जो उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग एनवायरनमेंट में इजीली एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो बर्ड्स और मैमल्स जो है बेटा एंडोथर्मिक है, वार्म ब्लडेड है, मतलब कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे रेप्टाइल्स जो हैं वो एक्टोथर्मिक है, वो कोल्ड ब्लडेड है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे उनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है, तो इसीलिए वो एट टाइम्स दे हैव टू माइग्रेट. ठीक है. अब दीज आर फ्यू मोर नोट्स फ्रॉम द बुक. इफ यू कैन नॉट लर्न देम तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ लो, जितना हो सके स्क्रीनशॉट ले लेना. द मेजर अडेप्टेशन ऑफ रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स फॉर लिविंग ऑन लैंड वॉज पॉसिबल बाय, क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी चेंज करी. रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी में हमने क्या देखा कि एक तो जो लेयर्स प्रेजेंट है एक के बाहर वो, प्लस इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो ये दो चीज़ों की वजह से वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है. Evolving morphological and physiological characters that prevent water loss from the body, जैसे हेयर फार वगैरह. जो रिब्स यूज़ कर रहे हैं या लंग्स यूज़ कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए, उसकी वजह से लैंड पे सर्वाइव कर पा रहे हैं. मोर डेवलप्ड ब्रेन होता है, प्लस स्ट्रॉन्गर जॉज हो गए हैं. ठीक है. सो इन्हीं का डिस्क्रिप्शन है. रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन है जो उनको हेल्प कर रही हैं. एग रेफर टू एज क्लोडिक और एमनियोटिक एग एज फर्टिलाइज विद इन द बॉडी ऑफ द मदर वेयर इट डेवलप फर्दर. और उसी तरह उसके पास प्रोटेक्टिव शेल्स भी हैं, जो कि शेल्स हमारे पास हमने कहा था कि लेयर्स होती हैं. एमनियोट्स हैव इवॉल्व्ड एक्स्ट्रा सेट ऑफ 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एमनियन, यॉक सैक, एलेंटर्स और कोरियन. ठीक है. उसके बाद ये उन लेयर्स का डिस्क्रिप्शन है. इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बट इफ आई विल डिस्क्राइब इट अभी तो द वीडियो विल बी टू लेंथी. ठीक है. बट अगर आपको इन लेयर्स के बारे में ये और क्यूरियस और आपको देखना है तो हमने oogenesis का एक वीडियो करा था, एंड oogenesis की प्रोसेस में मैंने ये लेयर्स के बारे में डिस्क्राइब करा हुआ. नेक्स्ट है चेंजेस इन स्किन मॉर्फोलॉजी. ये भी हमने पढ़ लिया. केराटिनाइज कई ऑर्गेनिज्म पे शेल्स है, अदरवाइज स्केल्स, हेयर्स, फेदर्स हैं जो उनको प्रिवेंट कर रहे हैं स्किन से वाटर लॉस का और प्रोटेक्शन दे रहे हैं इंजरीज से. लंग्स जो हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है रेस्पिरेशन के लिए. जैसे हमारे जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स के अंदर हमने देखा एयर सैक्स प्रेजेंट थे 9. ठीक है. स्ट्रॉन्गर जॉज होते हैं, ये पॉइंट हमने पहले नहीं पढ़ा बेटा अभी. हैव स्ट्रॉन्गर जॉ मसल दैट हेल्प टू कैच एंड मैस्टिकेट फूड. फूड को कट करने में, च्यू करने में जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है. दे हैव एन एक्सपैंडेड एंड मोर डेवलप्ड ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन विच गिव देम द एडवांटेज ऑफ फाइंडिंग food and mates and protecting themselves from enemy. Thus, these adaptations required by reptiles enable them to become the first truly terrestrial amniotes. सबसे पहले reptiles ही थे जो aquatic से transform हुए थे terrestrial में. Reptiles continued the colonization on land and began by crossoterigian fishes and amphibians and became adapted for existence of land. Now, लास्ट क्वेश्चन. राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. बेटा 3 हमें दिए हुए हैं, उसमें से 2 लिखने हैं. मल्टी सेल्यूलरिटी इन एनिमल्स कैसे स्टार्ट हुई थी हम जून 24 के पेपर में पढ़ चुके हैं, क्वानोफ्लैजिलेट्स के थ्रू. अब हमें देखना है विजन इन आर्थ्रोपोडा एंड डेंटेशन इन मैमल्स. अगर हम बात करते हैं विजन इन आर्थ्रोपोडा की, तो बेटा आर्थ्रोपोडा के पास होती है कंपाउंड आइज विच इज़ मेड अप ऑफ लार्जर नंबर ऑफ यूनिट्स, और उन आई के जो यूनिट्स होते हैं उनको बोलते हैं ओमाटिडिया. द हेक्सागोनल पैटर्न ऑन द सर्फेस ऑफ कंपाउंड आई, कंपाउंड आई के ऊपर ये एक हेक्सागन सा पैटर्न बना रहा होता है, और हर एक पैटर्न जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ओमाटिडियम को. ईच ओमाटिडियम कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिक यूनिट एंड सेंसरी यूनिट. अभी हम यहाँ पे उसके मेन स्ट्रक्चरल डिटेल्स में नहीं जा रहे, हम बेसिकली टाइप्स के बारे में एंड हाउ डज एन आई वर्क वी आर ओनली डिस्कसिंग दिस. देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपाउंड आइज. एक होती है एपोजिशन आई, एक होती है सुपरपोजिशन आई. एपोजिशन आई इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायूर्नल स्पीशीज, मतलब कि जो दिन में रात को दोनों टाइम एक्टिव.
द एपोजिशन आई इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायगोनल स्पीशीज। डायगोनल स्पीशीज बेटा वो होते हैं जो डे टाइम में एक्टिव होते हैं। रिसेप्टर्स आर हाईली इलोंगेटेड एक्सटेंडेड डिस्टली एज फार एज क्रिस्टलाइन कोन। जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और क्रिस्टलाइन कोन तक होते हैं। इमेज फॉर्म बाय द आई एज अ होल इज अ मोसैक ऑफ एरिया। उस एरिया का छोटा छोटा पैटर्न होते हैं। नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स, डायगोनल के पास कौन से हैं? एपोजिशन आई। जो सुपरपोजिशन आई है वो ज़्यादातर कौन से इंसेक्ट्स यूज कर रहे हैं? नॉक्टर्नल हैव सुपरपोजिशन आई। इन देम द रेटिनल सेल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द क्रिस्टलाइन कोन। यहाँ पे क्या था, ये रिसेप्टर सेल्स जो थे वो इलोंगेटेड थे और क्रिस्टल कोन तक एक्सटेंड कर रहे थे दूर तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टलाइन कोन से सेपरेटेड है। ईच रिसेप्टर सेल इज स्टिमुलेटेड बाय लाइट एंटरिंग थ्रू नंबर ऑफ ओमोटिडियल लेंसेज। दिस टाइप ऑफ आई इज सूटेड फॉर द विजन इन डिम लाइट। द ओवरलैपिंग इमेजेस हाउएवर गिव पुअर रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे मोज़ाइक इमेजेस बनती हैं जो ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन या बहुत अच्छी इमेज नहीं बनती। द पिगमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पिगमेंट सेल्स मूव इन स्ट्रॉन्ग लाइट to screen retinal cells so that they can stimulate only by light entering along the ओमेटिडियल एक्सिस। ये पिगमेंट्स जो है, ये सेल्स जो है वो तभी एक्टिवेट होंगे, चाहे वो प्राइमरी पिगमेंट्स है या वो सेकेंडरी पिगमेंट्स है, वो तभी एक्टिवेट होंगी जब लाइट एंटर करेगी ओमेटिडियल एक्सिस से। द आई इज देन कॉल्ड लाइट अडेप्टेड, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी। इन डिम लाइट पिगमेंट मूव टू एक्सपोज द रेटिनल सेल। डिम लाइट में क्या होता है, पिगमेंट जो होती है वो और थोड़ी वाइडन अप हो जाती है रेटिनल सेल्स के पास, ताकि मोर लाइट कैन एंटर इट, विच कैन नाउ बी रीच्ड बाय लाइट फ्रॉम अ वाइडर सोर्स। नाउ द आईज इज कॉल्ड डार्क अडेप्टेड। अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखो तो ये दी हुई है एपोजिशन आई, दैट इज ये दिया हुआ है बेटा ओमेटिडिया और ये है क्रिस्टल कोन। और अगर आप सुपरपोजिशन आई के अंदर देखोगे तो ये रहा ओमेटिडिया और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है क्रिस्टलाइन कोन, ठीक है, दिस इज द क्रिस्टलाइन कोन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो जितनी लाइट जाएंगी उसी के बेसिस पे यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डेंटेशन इन एनिमल्स, मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो टूथ होते हैं, जो डेंटल्स होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं? डेंटेशन जो है वो हेटेरोडोंट है, थिकोडोंट है, डाइफोडोंट है, एक्सेप्ट इन टूथेड वेल्स वेयर द टीथ आर होमोडोंट। तो वेल्स के अंदर होमोडोंट, हेटेरोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, थिकोडोंट मतलब वो जॉ के अंदर फिक्स्ड है, डाइफायोडोंट मतलब कि हमारी जो लाइफ में हमें ट्वाइस वी गेट टू सेट्स ऑफ टीथ, एक मिल्क टूथ होते हैं, एक परमानेंट टूथ होते हैं, इसीलिए ये है डाइफोडोंट। हेटेरोडोंट डेंटेशन इज मार्क द प्रेजेंस ऑफ इंसिजर्स, कैनाइज, प्रीमोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, इसकी वजह से हमारा डेंटेशन क्या है? हेटेरोडोंट, ठीक है। इन मैमल्स द टीथ अनलाइक दोज इन रेप्टाइल्स विच आर होमोडोंट आर हेटेरोडोंट। रेप्टाइल्स के अंदर होमोडोंट होते हैं, लेकिन मैमल्स के अंदर क्या है? हेटेरोडोंट, आर वेल डेवलप्ड। हेटेरोडोंट टीथ प्रेजेंट इन मैमल्स आर अ रिजल्ट ऑफ देयर डाइटरी मॉडिफिकेशन। मोस्ट मैमल्स हैव टू set of teeth during their lifetime. The first set emerges before or shortly after the birth. इसको हम बोलते हैं deciduous या milk teeth. These teeth are shed and replaced by permanent teeth. The condition of developing two sets of teeth during a life is called diaphyodont. The permanent teeth of the adult mammals are of four types, जो कि होते हैं incisors, canines, premolars and molars. Incisors जो हैं are anterior most teeth, सबसे आगे होते हैं jaw में, present at the front of the jaw. ये chisel like होते हैं, cutting, gnawing के लिए यूज होते हैं या फूड को निप करने के लिए. In rabbits and sheep the incisors are well developed. Canines are present on the sides of the jaw behind the incisors. तो सबसे आगे incisors के पास present होंगे canines. They are often long, stout and conical and are generally used for catching, killing and tearing flesh. तो ये ज़्यादातर tear करने के लिए फूड को यूज होते हैं and are generally used for catching, killing, tearing flesh. They are well developed in the carnivores. In rabbits and sheep canines are absent. इसीलिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो गैप होता है डायस्टीमा वो रैबिट्स और शीप्स के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके पास कैनाइंस प्रेजेंट नहीं होते, ड्यू टू विच अ गैप कॉल्ड डायस्टीमा इज प्रेजेंट बिटवीन इंसीजर्स एंड प्रीमोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ जॉ। प्रीमोलर्स होते हैं तो सबसे आगे होते हैं बेटा इंसीजर्स, फिर उसके साइड पे कैनाइंस, फिर प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, इस तरीके से हमारा जॉ में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दो इनके नंबर सेम नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि जितने इंसीजर्स उतने ही कैनाइन होंगे, उतने ही प्रीमोलर, उतने ही मोलर। नो, premolars are located posterior to the canines on either side of the jaw and are used for chewing. Molars are present at the extreme posterior, सबसे पीछे, on either side of the jaw. Broad surface होती है chewing के लिए. Premolars and molars का काम क्या होता है? food को chew और grind करने में. Specialization in food habit in mammals has led to profound dental changes. अब लास्ट एक चीज़ आ जाती है, जब हम डेंटेशन पढ़ते हैं डेंटल फॉर्मूला, जैसे हम ह्यूमंस के डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है 2 1 2 3, ठीक है। तो 2 1 2 3 क्यों है? क्योंकि हमारे पास दो इंसीजर्स हैं, एक कैनाइन है, एक दो प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स है। जब हम इस तरीके से लिख रहे हैं ना बेटा, ये हमारा अपर जॉ है, ये हमारा लोअर जॉ है, हम
इसका 1/4 करके, जैसे यहाँ पे 2 इंसीजर्स होंगे, 1 के 9, 2 प्रीमोलर 3 मोलर, 2 इंसीजर्स 1 के 9, 2 प्रीमोलर 2 प्रीमोलर 3 मोलर, उसी तरह 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से याद रखते हो तो आपको याद रखना है, पहले हम इंसीजर्स लिखते हैं, फिर केनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। और अगर हम हमने टोटल टूथ निकालने हैं तो इसको ऐड करो, जैसे 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8, 8 को इंटू 4 कर दो। क्यों इंटू 4? क्योंकि हमने जॉ का सिर्फ एक 1/4 पार्ट को काउंट करा था। ठीक है, तो इससे हमारे पास पूरा डेंटल फॉर्मूला आ जाएगा। ओके जी। So the type of teeth, their number and arrangement in mammals is called dentition. The number of different type of teeth present in particular species is called its dental formula. Zoologists जो होते हैं या जो vets होते हैं वो अलग अलग animals के dental formula को study करते हैं. They use the dental formula to characterize a particular mammalian taxa. Dental formula denote the number of teeth of each kind present in one half of the upper jaw and lower jaw. तो हमने यहाँ पे half of upper jaw में लिखे और half of lower jaw में. Humans के अंदर हम सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं तो चलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जिसके अपर जॉ का और लोअर जॉ का जो नंबर है टीथ का वो सेम नहीं होता, तो इसीलिए अपर और जॉ दोनों जॉज का डेंटल फॉर्मूला जो है वो लिखा जाता है। सो विद दिस वी आर डन विद द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड लक।